अस्सलाम वालेकुम। हमने अल्कोहल्स के एक्यूट और क्रॉनिक इफेक्ट्स देख लिए थे कि ये कैसे अफेक्ट करेगा बॉडी को, इससे क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे। अब हम देखेंगे कि उसका ट्रीटमेंट जो है वो हम कैसे करते हैं। अच्छा, हमें बताया जो अल्कोहल्स है ना, अल्कोहल क्या कर रहा था, वो भी गाबा ए रिसेप्टर को जाकर ब्लॉक गाबा ए रिसेप्टर को जाके पोटेंशिएट वगैरह करता है, जस्ट लाइक सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स। इट इज़ ऑल्सो अ सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग। और ये गाबा ए रिसेप्टर पर जाकर जो है उसको फैसिलिटेट करता है ताकि सीएनएस की जो डिप्रेशन है वो हो सके। तो इसका मतलब अल्कोहल का बेसिकली काम क्या होता है कि सीएनएस की डिप्रेशन कराना। अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास एक्यूट एथेनॉल इंटॉक्सिकेशन हो, ठीक है, एक तो होती है क्रॉनिक एल्कोहलिज्म, लेकिन अगर किसी ने एक ही अमाउंट में, एक ही दफ़ा में इथेनॉल की इतनी ज़्यादा अमाउंट कंज्यूम कर ली, जैसे मैंने कहा था कि 500 mg पर डेसीलीटर जो थी वो एक लीथर अमाउंट होती है, ठीक है। 500 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा अमाउंट हो तो वो एक लीथर अमाउंट होती है, तो उसे हम कहते हैं एक्यूट एथेनॉल इंटॉक्सिकेशन। हमें पता है कि ये सीनेस की सिवियर जो है डिप्रेशन कराएगा। अब हम इसे मेंटेन करेंगे, इसे मैनेज कैसे करेंगे। अगर कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले तो हम उसके वाइटल साइंस को मेंटेन रखेंगे। हम देखेंगे उसका रेस्पिरेटरी रेट तो नॉर्मल है, क्योंकि ऑब्वियसली सीरियस डिप्रेशन है तो रेस्पिरेशन भी जो है वो डिप्रेस हुई होगी, ठीक है। तो हमने उसे मेंटेन करना है, उसे वेंटिलेशन प्रोवाइड करनी है। इस तरह हम उसका हार्ट बीट नॉर्मल मेंटेन रखेंगे। हम उसका जो ब्लड प्रेशर है वो देखेंगे, उसे नॉर्मल की तरफ जो है वो लाएंगे। जब हमारे पास वाइटल साइंस मेंटेन हो जाएंगे तो हम देखेंगे हम प्रिवेंट करेंगे एस्पिरेशन एसोसिएटेड वॉमिटिंग, क्योंकि कोई मसल्स काम नहीं कर रहे, ठीक है। तो एसोसिएटेड विद वॉमिटिंग का मतलब ये है कि जब बंदा वॉमिटिंग करे, ठीक है, और वही वॉमिटिंग्स जो हैं वो उसके मुंह से बाहर निकलने की बजाय अंदर दोबारा से लंग्स के अंदर चली जाए, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं एस्पिरेशन, जिसकी वजह से लंग्स जो है वो ब्रीथिंग ऑब्वियसली जो है वो बंदे की डिस्टर्ब हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि उस एस्पिरेशन एसोसिएटेड विद वॉमिटिंग को प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हम क्या देते हैं, आईवी डेक्सट्रोज लाजमी लाजमी देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अल्कोहल जो है वो हमें पढ़ा था कि हाइपोग्लाइसीमिया करा रहा होता है, ठीक है। लिवर के अंदर जाके वो सारे जो ग्लूकोनेजेनेसिस वगैरह थी उसको इनहिबिट कर रहा होता है। तो हाइपोग्लाइसीमिया होगा तो वी नो हाइपोग्लाइसीमिया इज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन, स्पेशली ब्रेन के लिए। तो हम क्या करते हैं, आईवी डेक्सट्रोज सबसे पहले तो उसे देते हैं, फिर हम थायामीन की एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। वी डिड स्टडी के अल्कोहल जो क्रॉनिक होता है, क्रॉनिक भी, और अब क्योंकि अल्कोहल की एक्यूट इंटॉक्सिकेशन हुई है तो वो फौरन से क्या करेगा, विटामिन बी वन को कम करेगा। विटामिन बी वन की वजह से क्या होता है, वर्निक कॉर्सकोफ सिंड्रोम होता है, ठीक है। हमने देखा था कि इसके दो फेजेस होते हैं। एक एक्यूट फेज होता है वर्निक्स एनसेफेलोपैथी, जिसमें एटेक्सिया, कंफ्यूजन और पैरालिसिस ऑफ द एक्स्ट्राक्यूलर मसल्स होते हैं। इसमें अगर हम थायामीन ना दें, यानी इस एक्यूट फेज में एनसेफेलोपैथी में, तो अगर हम इसमें थायामीन एडमिनिस्टर ना करें ना, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, परमानेंट डैमेज हो जाता है, जिसे हम कॉर्सकोफ साइकोसिस कहते हैं, जिसमें परमानेंट मेमोरी का डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए थायामीन की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बहुत जरूरी होती है टू प्रिवेंट द वर्निक कॉर्सकोफ सिंड्रोम। फिर हमें पता है कि इलेक्ट्रोलाइट जो है वो सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसा हमने कहा था कि मैग्नीशियम और जिंक की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। तो जितने भी, और इसके अलावा एसिडोसिस भी जो है वो हो रहा होता है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है ना कि एथेनॉल का जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या था, एसिटाल्डिहाइड से क्या बन रहा था, एसिटिक एसिड, ठीक है। जितने भी अल्कोहल्स हैं, एथेनॉल और मेथनॉल, उनका एंड प्रोडक्ट एक एसिड होता है और वो एसिडोसिस जो है वो कॉज करते हैं। और एसिडोसिस की वजह से मजीद जो इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बेलेंसेज होंगे उन सबको हमने जो है वो करेक्ट करना होता है, ठीक है। अच्छा, अब एथेनॉल तो वो एथेनॉल है ना जो लोग नॉर्मली जो है वो कंज्यूम करते हैं, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में कॉमनली जो कंज्यूम करती है वो एथेनॉल है। मेथेनॉल जो है वो ऐसी अल्कोहल है जो नॉर्मली हमारे पास कंज्यूम नहीं की जाती, ये बहुत डेंजरस होती है, ठीक है। ये हमारे पास विंड शील्ड क्लीनर्स वगैरह में पाई जाती है, और इसे हम वुड एल्कोहल भी जो है कहते हैं, क्योंकि ये बर्निंग के लिए भी जो है यूज़ होती है। अब मेथेनॉल इंटॉक्सिकेशन जो है हम कहते हैं कि जैसा कि हमने देखा था कि एथेनॉल को अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज कन्वर्ट करा था एसिटल्डिहाइड में, और एसिटल्डिहाइड को एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज जो है वो कन्वर्ट करता है एसीटेट में, ठीक है। सो एसीटेट या एसिटिक एसिड में, बिल्कुल उसी तरह मेथनॉल को अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज कन्वर्ट करेगा फॉर्मेल्डिहाइड में, जिसको एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज कन्वर्ट करेगा फॉर्मिक एसिड में। हमें पता है ना कि मेथनॉल में एक कार्बन कम होता है एथेनॉल से, सो दैट्स वाई इसके जो मेटाबोलाइट्स होंगे उनमें भी एक कार्बन कम होगा एज कम्पेयर टू द मेटाबोलाइट्स ऑफ अल्कोहल। और जो फॉर्मिक एसिड है ना, दैट कॉजेज सिवियर एसिडोसिस, इट इज़ वेरी डेंजरस, फॉर्मेल्डिहाइड एंड फॉर्मिक एसिड। अब जो ये है ना, ये कॉज करते हैं मेरे पास रेटिनल डैमेज, यानी इंस्टेंट जो है वो रेटिनल डैमेज कॉज करते हैं, इंस्टेंट ब्लाइंडनेस कॉज कर सकते हैं ये, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ अगर ज़्यादा हो जाए, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस ऑब्वियसली कोमा। तो इनको हम ट्रीट कैसे करते हैं, सबसे पहले तो हम क्या देंगे, आईवी फोमेपिजोल फॉरन से, यानी प्रॉम्प्ट एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे जैसे ही इंटॉक्सिकेशन हुई उसके साथ ही, क्यों, ताकि ये जो है इस फॉर्मेल्डिहाइड को बनने से ही रोक दे, ठीक है। ट्रीट तो जब बन गया तब तो कोई फायदा नहीं, तो इसको बनने से रोकना है हमने, दैट्स वाई वी हैव टू प्रॉम्प्टली एडमिनिस्टर आईवी फोमेपिजोल। ये है क्या कि अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का एक इनहिबिटर है। फिर हम कहते हैं हम एथेनॉल दे सकते हैं ताकि वो कॉम्पेटिटिव इनहिबिशन करे। एथेनॉल भी तो इसी इंजाइम से, यानी अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज से ही कन्वर्ट होता है इनटू एसिटल्डिहाइड, और फिर इसी इंजाइम से कन्वर्ट होता है एसिटिक एसिड में। तो जब हम एथेनॉल देंगे तो वो मेथनॉल की जगह इस रिएक्शन से जाएगा और इसकी कॉम्पेटिटिव इनहिबिशन करेगा, ठीक है। यानी ये इंजाइम जो है ये मेथनॉल की जगह एथेनॉल से बाइंड कर जाएगा और उस पर एक्ट करेगा, सो ताकि हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड जो है वो ना बने।
वन इज इथाइलिन ग्लाइकॉल इंटॉक्सिकेशन, ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकॉल और मेथनॉल जो है वो लोग सेल्फ इंजेस्ट करते हैं फॉर सुसाइड पर्पजेज वगैरह, ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकॉल जो है हमारे पास एंटी फ्रीज प्रोडक्ट्स का एक पार्ट होता है। एंटी फ्रीज प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? जब हमारे पास कूल वेदर में व्हीकल्स का जो इंजन है उसमें उसको जो है फ्रीज होने से बचाने के लिए जो है यूज़ होते हैं, ठीक है, एंटी फ्रीज प्रोडक्ट्स। तो हम कहते हैं कि इंडस्ट्रियल एक्सपोजर हो सकता है इथाइलिन, स्किन एब्जॉर्प्शन हो जाए, इसके अलावा सेल्फ इंजेक्शन जो है हो सकती है एंटी फ्रीज प्रोडक्ट्स की, ठीक है। तो अब एथाइलिन ग्लाइकॉल भी उसी तरह अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज के थ्रू कन्वर्ट होगा ग्लाइको एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज की वजह से कन्वर्ट होगा ग्लाइकोलिक एसिड में। अब ग्लाइकोलिक एसिड जो है फर्दर कुछ प्रोसेसेस के थ्रू ऑक्सैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और हमें पता है ऑक्सैलिक एसिड जो है वो यूरिन में जाके या किडनी में जाके क्रिस्टल्स वगैरह बना सकता है या स्टोन्स बना सकता है। दैट्स व्हाई इट इज नेफ्रोटॉक्सिक, ठीक है। तो ऑक्सैलिक एसिड क्या करते हैं? एक तो हमें पता है कि सीवियर एसिडोसिस हो रही है, दूसरा नेफ्रोटॉक्सिसिटी है, और सीजर्स जो है वो भी ये कॉज कर सकता है। और इसमें भी सेम वही हम आईवी फॉर्म में पिजोल देते हैं और एथेनॉल, क्योंकि वो इस एंजाइम को जो है इनहिबिट करते हैं। और इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा सीवियर टॉक्सिसिटी हो चुकी है तो हमें हीमोडायलिसिस भी करनी पड़ सकती है। वी सॉ द एक्यूट एथेनॉल इंटॉक्सिकेशन। अब हम देखेंगे कि जो क्रॉनिकली लोग यूज़ करते हैं अल्कोहल को, जिसे हम अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर भी कहते हैं या अल्कोहलिज्म कहते हैं, उसे कैसे ट्रीट किया जाए, यानी कि अल्कोहल से कैसे जान छुड़ाई जाए। इसके लिए हम कहते हैं इसका बहुत हाई रिलैप्स रेट होता है, यानी एक दफ़ा अगर वो ख़त्म हो भी गई है उसकी, ठीक है, अल्कोहलिज्म, तो वो दोबारा उस पर लग सकता है, ठीक है, उस नशे पे दोबारा लग सकता है। ये इसका रिलैप्स रेट जो है बहुत ज़्यादा होता है। अब इसके लिए कुछ ड्रग्स जो FDA अप्रूव्ड होती हैं, उसमें पहले हमारे पास है नैल्ट्रिक्सोन, ठीक है। नैल्ट्रिक्सोन है क्या? इट इज़ ओपियोइड रिसेप्टर एंटागनिस्ट। अच्छा, जब लोग अल्कोहल लेते हैं ना तो उनके ब्रेन के अंदर कुछ एंडोजीनियस ओपियोइड पेप्टाइड्स होते हैं। एंडोजीनियस ओपियोइड पेप्टाइड्स अपने रिसेप्टर पर जाकर लगते हैं और एक सेटिस्फैक्शन या रिवॉर्डिंग इफेक्ट जो है प्रोड्यूस करते हैं, एक प्लेजर इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो जो लोग अल्कोहल लेते हैं उन्हें ये रिवॉर्डिंग इफेक्ट जब मिलता है ना तो उन्हें खुशी होती है। तो इसी इफेक्ट को बार बार लेने के लिए वो अल्कोहल का यूज़ करते हैं, यानी इसकी क्रेविंग होती है उनको, ठीक है। तो नैल्ट्रिक्सोन क्या करता है? वो ओपियोइड रिसेप्टर का एंटागनिस्ट है, यानी इसको ब्लॉक कर देता है, इनके इफेक्ट्स को जो है ब्लॉक कर देता है। अब जब बंदा जो है अल्कोहल ले लेकिन उसे रिवॉर्डिंग इफेक्ट ना मिले, प्लेजर ना मिले, तो उसकी क्रेविंग जो है वो भी कम हो जाएगी ऑब्वियसली, ठीक है। तो नैल्ट्रिक्सोन की एक लॉन्ग डिपोट प्रिपरेशन होती है जो कि वंस मंथली जो है एडमिनिस्टर की जाती है। नेक्स्ट FDA अप्रूव ड्रग जो मेरे पास देर इज एकैम्प्रोसेट। एकैम्प्रोसेट क्या है? NMDA ग्लूटामेट रिसेप्टर एंटागनिस्ट। इफ़ यू रिमेंबर कि अल्कोहल का भी ना सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, NMDA ग्लूटामेट रिसेप्टर को एंटागोनाइज करता है। वी नो ग्लूटामेट एक एक्साइटेटरी है, तो ये मेरे पास सीनस को डिप्रेस करता है, ठीक है। तो इससे काफ़ी सारे इफेक्ट्स जो है अल्कोहल के प्रोड्यूस होते हैं इसी रिसेप्टर को ब्लॉक करके। तो एकैम्प्रोसेट भी सेम वही इफेक्ट क्यों परफॉर्म कर रहा है? इसका क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा ये है कि जो इफेक्ट अल्कोहल प्रोड्यूस कर रहा है सेम वही इफेक्ट हम इस ड्रग के थ्रू जो है वो ले रहे हैं, ताकि जब हम अल्कोहल को विड्रॉ करने शुरू करें तो उसकी वजह से डिस्ट्रेस प्रोड्यूस ना हो, ठीक है। जब अल्कोहल को वो ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो उनमें वो इफेक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं होंगे जो अल्कोहल प्रोड्यूस कर रही थी, जिसकी वजह से डिस्ट्रेस होते हैं प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और कुछ सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। तो एकैम्प्रोसेट जो है उन्हें प्रिवेंट करता है बाय प्रोड्यूसिंग द सेम इफेक्ट एज अल्कोहल इस रिसेप्टर के थ्रू, ताकि विड्रॉल्स के जो सिम्टम्स हैं वो ना हो। और इससे क्या होगा? एब्सटीनेंस मेंटेन रहेगी, यानी जो बंदा है वो अल्कोहल से दूर रह सकेगा, उसकी एब्सटीनेंस जो है वो मेंटेन कर सकेगा। इट वॉन्ट बी दैट डिफिकल्ट। देन भी से एक डाइसल्फिराम, वी डिड स्टडी डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन होता है। वो क्या होता है? जब लोग अल्कोहल और डाइसल्फिराम को इकट्ठा लेते हैं, तो मैंने बताया था कि डाइसल्फिराम जो है वो डिहाइड्रोजिनेज इनहिबिटर है, राइट, यानी एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। एथेनॉल एसिडल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, एसिडल्डिहाइड जो है एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है थ्रू एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। जब डाइसल्फिराम जो है एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज को इनहिबिट कर देता है तो एसिडल्डिहाइड की जो अमाउंट है ना वो बॉडी में ज़्यादा हो जाती है। लाइक लुक हियर, एथेनॉल एसिडल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है और एसिडल्डिहाइड एसिडेट में कन्वर्ट होता है थ्रू एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। जब इसको डाइसल्फिराम इनहिबिट कर देगा इस एंजाइम को, तो एसिडल्डिहाइड एसिडेट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा और बॉडी में, तो एसिडल्डिहाइड जो है वो एसिटेट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा और बॉडी में एसिडल्डिहाइड की जो है वो क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। मैंने पढ़ा था कि एसिडल्डिहाइड जो एक टॉक्सिक है प्रोडक्ट जो कि प्रोड्यूस कराता है मेरे पास फ्लशिंग, ठीक है, फ्लशिंग, रेडनेस और हाइपोटेंशन वगैरह। इसके अलावा नोजिया और हेडेक भी जो है वो एसिडल्डिहाइड की एक्यूमुलेशन की वजह से हो रहा होता है। तो अब हमने डाइसल्फिराम क्यों दिया? हम एज एन एडजंक्टिव ट्रीटमेंट ये होता है कि मेन तो नहीं यूज़ होता, लेकिन हम मेन के साथ यूज़ करते हैं उसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए, ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए। तो जब हम डाइसल्फिराम देते हैं अल्कोहल वालों को तो उनमें ये सारे इफेक्ट्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, फ्लशिंग, नोजिया, हेडेक, हाइपोटेंशन। तो ये क्या होंगे? अनप्लेजेंट सिम्टम्स होंगे। दीज अनप्लेजेंट सिम्टम्स हेल्प डिस्करेज अल्कोहल टू दीज पेशेंट्स।